24 का जो पैटर्न था उस 24 के पैटर्न में हमने कुछ जो मॉडल पेपर के जो ऑब्जेक्टिव थे वो तो हमने करा दिया था फिजिक्स का, लेकिन फिजिक्स में कुछ क्वेश्चनों का ऑब्जेक्टिव जो है हमने कहा था पार्ट 2 में होगा। ठीक है, तो 24 का जो पेपर था उसका जो है फिजिक्स का मॉडल पेपर का आगे वाला जो है ऑब्जेक्टिव इस लेक्चर में देख लेंगे। ठीक है, चलिए यहां तक क्वेश्चन तो हो गया था। यूनिट ऑफ इंडक्टेंस ओम सेकंड हुआ था। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन है। ठीक है जी, L बाई आर की बीमा निम्नलिखित में से किसकी बीमा के बराबर है? पहला ऑप्शन है LC, दूसरा है 1/√LC और तीसरा अपन है √LC। देखिए इस ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा, ठीक है, वो हो जाएगा C। ठीक है, इसका बीमा जो होगा, इसका बीमा T2 हो जाएगा, और यदि इस पर रूट लगा दिया जाए तो इसकी बीमा जो होगी T बन जाएगी। अगर इस पर रूट लगा जाए तो बीमा T बन जाएगी। यानी सही आंसर क्या होगा? सही आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? √LC। इसका L बाई आर का जो बीमा होगा वो होगा T यानी सेकेंड, इसकी बीमा भी होगी क्या? सेकेंड यानी टाइम। तो सी ऑप्शन है ये। L बाई आर की बीमा भी T होगी और √LC की बीमा भी क्या होगी? T हो जाएगी। दोनों का बीमा याद रखेंगे, T और T होता है यानी सेकेंड होता है। ठीक है, तो सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, इसका बीमा का निकालिएगा T आएगा, इसका भी बीमा T आएगा। क्वेश्चन है किसी प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान 5√2 है तो धारा का वर्ग मान मध्य मान क्या होगा? RMS वैल्यू क्या होगा? तो RMS वैल्यू का फॉर्मूला होता है IRMS = I0/√2। ठीक है, I0 का मान प्रश्न में दे रखा है कितना? 5√2 बाई कितना? √2 कैंसिल होगा, यानी सही आंसर होगा 5। ठीक है, 5 एम्पियर। ठीक है, IRMS = I0/√2। I0 का वैल्यू कितना रखा है? 5√2। यहाँ रख दिया हमने 5√2 और 5√2/√2 कैंसिल होगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। थोड़ा फास्ट करेंगे क्वेश्चन जो है। क्वेश्चन है एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में 8 ओम का प्रतिरोध यानी R का वैल्यू हो गया कितना? 8 ओम। R का वैल्यू कितना हो गया? 8 ओम हो गया, 8 ओम। और 6 ओम का प्रेरकत्व है, X का वैल्यू कितना हो गया? 6 ओम हो गया। तो कहता है श्रेणी क्रम में जोड़ने पर इनकी प्रतिबाधा कितनी हो जाएगी? Z बराबर क्या होगा? √R² प्लस X²। R का वैल्यू कितना दे रखा है? 8S, और X का वैल्यू कितना है? 6 का स्क्वायर। ये कितना होगा? 64, और ये कितना होगा? 36। रूट से बाहर निकलेगा कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ठीक है जी, देख लेंगे। प्रतिरोध का मतलब R दे दिया है, प्रेरकत्व का मतलब हो गया X दे दिया है। ठीक है, Z निकालने के लिए बोल रहा है R² प्लस X²। 64, 36, 100 होगा, रूट से बाहर निकल के 10 हो जाएगा। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। 64 और 36 जोड़ेंगे तो 100 बनेगा, रूट से बाहर निकल के क्या होगा? 10 हो जाएगा। प्रश्न पता हो तो क्वेश्चन जो है अगर ठीक ठाक आपको पता चल जाए तो आंसर में कोई दिक्कत ना होगी। ऑप्शन अगले क्वेश्चन की ओर चला जाए। तप्त तार एमीमीटर तथा तप्त तार वोल्टमीटर दोनों का कार्य सिद्धांत धारा के निम्नलिखित में से किस प्रभाव पर आधारित है? धारा के किस प्रभाव पर आधारित है? ठीक है, पहला है चुंबकीय प्रभाव, दूसरा है रासायनिक प्रभाव, तीसरा है ऊष्मीय प्रभाव, विद्युत चुंबकीय प्रभाव। तप्त तार मीटर जो होता है और वोल्ट मीटर दोनों किस सिद्धांत पर काम करते हैं? तो वोल्ट मीटर हो चाहे
तप्त तार आमीटर हो चाहे तप्त तार जो वोल्ट मीटर होता है, वो दोनों जौन बा ऊष्मीय प्रभाव के सिद्धांत पर काम करता है। प्रश्न में क्या है, तप्त, तप्त मैंने कोई चीज गरम होने वाला, तो तप्त तार मीटर और वोल्ट मीटर जो है वो किस सिद्धांत पर काम करता है, ऊष्मीय प्रभाव के सिद्धांत पर काम करता है, हीटिंग इफेक्ट के सिद्धांत पर काम करता है। ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में कभी कभार देखिएगा चुंबकीय प्रभाव भी आंसर में दे देता है। ठीक है, तो उसमें प्रभाव सही ऑप्शन होगा, चुंबकीय प्रभाव भी दे देता है। अब क्वेश्चन है विद्युत प्रेरकत्व परिपथ में शक्ति गुणांक का मान है। विशुद्ध प्रेरकत्व प्रेरकीय परिपथ में, विशुद्ध प्रेरकीय परिपथ में शक्ति गुणांक का मान होता है। ठीक है, 0 यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 0। ठीक है, पहला ऑप्शन सही है, 0 हो जाएगा। किसी ट्रांसफार्मर में क्या संभव नहीं है, किसी ट्रांसफार्मर में क्या संभव नहीं है, भंवर धारा बिल्कुल संभव है, दिष्ट धारा डीसी करंट संभव नहीं है। ठीक है जी, क्या संभव नहीं है, तो दिष्ट धारा संभव नहीं है। ट्रांसफार्मर जो है डीसी करंट के ऊपर वर्क नहीं करता है। ठीक है, स्टेबलाइजर से आप चाहेंगे कि बैटरी का वोल्टेज हम बढ़ा दें, तो ये कभी नहीं होगा। ठीक है, अगर आपके घर में कोई बैटरी है डिस्चार्ज हो गया हो, आप सोचेंगे कि स्टेबलाइजर से उसका वोल्टेज बढ़ा दें, तो ये संभव नहीं है। यानी ट्रांसफार्मर स्टेबलाइजर बेसिकली वह डीसी पर वर्क नहीं करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एलआर परिपथ की प्रतिबाधा है। एलआर परिपथ की प्रतिबाधा है, सही है जी। इस क्वेश्चन का आंसर डी सही है। ठीक है, जेड का मान हमसे पूछा जा रहा है, जेड बराबर कितना होता है, तो जेड बराबर कितना होता है, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, आर स्क्वायर प्लस एक्स का वैल्यू कितना होगा, ओमेगा एल स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। ठीक है, ये ओमेगा का साइन है, डब्लू मत समझिएगा, ओमेगा है। ठीक है, जेड का वैल्यू पूछा जा रहा है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और एक्स का वैल्यू कितना होता है, ओमेगा एल। ठीक है, ओमेगा एल दोनों का स्क्वायर कर देंगे, आर स्क्वायर ओमेगा। ठीक है, सही है, तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही है। आगे चला जाए, निम्नलिखित में कौन सी तरंगे, निम्न में कौन सी तरंगे विद्युत चुंबकीय नहीं है, कौन सी तरंगे, पहला ऑप्शन है अल्फा, और यही हो जाएगा। कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है, नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या होगा, अल्फा। अगर ऑप्शन में बीटा भी हो तो बीटा भी सही हो जाएगा, नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में हो जाएगा कौन, अल्फा। ठीक है, बीटा भी ऑप्शन सही हो जाएगा। सबसे अधिक आवृत्ति की तरंगे है, सबसे अधिक आवृत्ति की तरंगे है। ठीक है, पहला है पराबैंगनी तरंगे, दूसरा है गामा तरंगे, सही आंसर हो जाएगा बी, गामा तरंगे। ठीक है, गामा तरंगों की जो आवृत्ति होती है, फ्रीक्वेंसी जो होती है, वो सबसे अधिक होगी इन ऑप्शनों में। ठीक है, तो गामा सही आंसर होगा, अधिक आवृत्ति वाली तरंगे। अगला है विद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण की दिशा होती है। बहुत टफ क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया, पेपर में कई बार जो है आ चुका है। विद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण की दिशा होती है, इस क्वेश्चन में डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ई क्रॉस बी के समानांतर। ठीक है जी, ई क्रॉस बी के समानांतर यानी पैरेलल, ई क्रॉस बी के पैरेलल, डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, डी बिल्कुल याद रखिएगा, डी, ई क्रॉस बी, ई पहले होना चाहिए। ठीक है, यहाँ बी क्रॉस ई भी है लेकिन ये नहीं होगा, ई क्रॉस बी होगा, ई पहले होना चाहिए, डी ऑप्शन सही है। ठीक है, नहीं। अगला क्वेश्चन है 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, 1/2 एप्सिलॉन नॉट, ये पेपर में पहले भी आ चुका है। 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर की बीमा है, डायमेंशन है। पहला है ml_1 नहीं होगा, दूसरा है ml2t-2 नहीं होगा, सी ऑप्शन है ml-1t-2। ठीक है जी, ml-1t-2, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट और ई स्क्वायर 1/2 का कोई बीमा नहीं होता है। एप्सिलॉन नॉट पहले चैप्टर में होगा और इंटेंसिटी जो है आपको दूसरे चैप्टर में मिलेगी। दोनों का डायमेंशन जो आप निकाल करके इंटू जब करेंगे तो आपको मिलेगा ml-1t-2। अगर इसका बीमा चाहिए तो अलग से जो है हम बीमा का जो है आपको एक वीडियो बना देंगे। ठीक है, लेकिन इतना टाइम यहाँ नहीं है बीमा निकालने का। सही आंसर आपको हम बता देते हैं क्योंकि ये पेपर में ज़्यादा पूछा है, ml-1t-2। ठीक है,
सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे, किसी माध्यम से, ऑप्टिक्स का क्वेश्चन आ गया, किसी माध्यम से निर्वात में संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्रांतिक कोण 30 डिग्री हो तो माध्यम में प्रकाश का वेग है। ठीक है, माध्यम में प्रकाश का वेग है, ऑप्शन देख लिया जाए। ए है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, बी है 1.5 × 10⁸ मीटर, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। किसी माध्यम में अगर कोण कितना डिग्री का है, 30 डिग्री का है, अगर कितना है 30 डिग्री का है, तो उसमें वेलोसिटी जो होगी 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। ठीक है, अपवर्तनांक का आपको फार्मूला पता हो तो उससे आप जो है आराम से निकाल लीजिए, 1.6 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, बी ऑप्शन सही है। आगे चला जाए, दो क्वेश्चन ऑप्टिक्स का। दूसरा क्वेश्चन, 3D और -2D क्षमता के दो लेंसों को मिलाकर एक संयुक्त लेंस बनाया जाता है, उसकी फोकस दूरी क्या होगी? ठीक है जी, उसकी फोकस दूरी क्या होगी? ठीक है, तो फोकस दूरी क्या होगी इसकी? 2 है। क्षमता पहले देखना होगा, तो P बराबर फॉर्मूला का होता है P1 + P2। एक की क्षमता 3 डाइऑप्टर है और एक की क्षमता कितनी है? -2 डाइऑप्टर है, जोड़ा जाए तो कितना मिलेगा? 1 डाइऑप्टर मिलेगा। और 1 डाइऑप्टर है तो फोकस दूरी पूछ रहा है, फोकस F बराबर क्या होगा? 1 कितना? P। F बराबर क्या होगा? 1/P। अब 1 दे रखा है, फॉर्मूले का 1, और पावर कितना निकाला हमने? 1 डाइऑप्टर, 1/1 कितना आएगा? 1 मीटर, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये कितने डाइऑप्टर का है भाई? दोनों मिलकर के 1 डाइऑप्टर का है, दोनों को जोड़ा जाए तो कितना बनेगा? 1 डाइऑप्टर, प्लस माइनस मैच घट जाएगा, 1 डाइऑप्टर हो जाएगा। और 1 डाइऑप्टर अगर है तो मीटर कितना हो जाएगा उसका? 1 मीटर हो जाएगा। सी ऑप्शन सही है। फोकस निकालने के लिए पूछ रहा है 1/P, पहले P निकालिए। ठीक है जी, आगे चल जाए, तो 1 मीटर क्लियर आंसर होगा सी। आगे, खगोलीय दूरबीन में अंतिम प्रतिबिंब होता है। पहला है वास्तविक एवं उल्टा, दूसरा है वास्तविक और सीधा, दूसरा है वास्तविक और उल्टा, काल्पनिक एवं उल्टा। जो खगोलीय दूरबीन होता है उसमें आपको याद होगा कि अंतिम प्रतिबिंब यहाँ बनता था, वस्तु को यहाँ रखते थे, एक प्रतिबिंब जो है यहाँ बनता था, एक लेंस के सामने यहाँ प्रतिबिंब बनता था, और उसका एक प्रतिबिंब, फाइनल प्रतिबिंब यहाँ बनता था, जो कि बनता था काल्पनिक, लेकिन होता था कैसा? उल्टा। तो काल्पनिक और उल्टा, वस्तु यहाँ रखा जाता था, ठीक है, प्रकाश ऐसे चलता था, एक प्रतिबिंब यहाँ बनता था और दूसरा प्रतिबिंब जो है इसके द्वारा, मतलब नेत्रिका के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो यहाँ बनता था, उल्टा बनता था। ठीक है, तो काल्पनिक और उल्टा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, काल्पनिक और उल्टा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चला जाए, अगला क्वेश्चन है, समान आयाम और समान तरंगदैर्घ्य की 2 प्रकाश तरंगें अध्यारोपित की जाती है, परिणामी तरंगों का आयाम अधिकतम होगा जब उनके बीच कलांतर है। ठीक है, जब उनका कलांतर क्या है? ए ऑप्शन है 0, और यही सही हो जाएगा। ठीक है, 0। कौन सी घटना प्रकाश की अनुप्रस्थ प्रकृति की पुष्टि करता है? कौन घटना ये साबित करता है कि प्रकाश जो है अनुप्रस्थ तरंग है? ठीक है, पहला है विवर्तन, दूसरा है अपवर्तन, तीसरा है ध्रुवण, सी ऑप्शन सही होगा। पोलराइजेशन यानी ध्रुवण। ठीक है, ध्रुवण यानी पोलराइजेशन ये साबित करता है, पोलराइजेशन, कि प्रकाश जो है अनुप्रस्थ तरंग है। ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ध्रुवण, पोलराइजेशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ध्रुवित प्रकाश के कंपन तल तथा ध्रुवित तलों के बीच कोण होता है। ठीक है, ऑप्शन है पहला 0 डिग्री, दूसरा क्या है 45 डिग्री, और तीसरा है 90 डिग्री। सही आंसर हो जाएगा सी, 90 डिग्री। ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा 90 डिग्री। प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन की घटना में आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ने पर प्रकाश विद्युत धारा का मान बढ़ जाता है। ठीक है, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन की घटना में आपतित प्रकाश की तीव्रता अगर बढ़ा दी जाए तो प्रकाश विद्युत उत्सर्जन क्या हो जाता है भाई? बढ़ जाता है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में किस
का निरोध विभव, निरोध विभव का मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल सबसे कम है, सबसे कम किसका है, ठीक है, एक्स किरणों का, लाल प्रकाश का, बी ऑप्शन सही हो जाएगा जी। किसका स्टॉप पोटेंशियल सबसे कम है, लाल प्रकाश का, ठीक है, लाल प्रकाश का स्टॉप पोटेंशियल सबसे कम है, बी ऑप्शन सही होगा। द्रव्य तरंगों का तरंग दैर्घ्य होता है, डी ब्रोगली का समीकरण आ गया, ठीक है जी। मैटर वेव का होता है तो लेमडा बराबर एच बाई पी, ठीक है, यही होता है डी ब्रोगली का समीकरण। लेमडा बराबर कितना, एच बाई पी, ये डी ब्रोगली का समीकरण है, याद रखिएगा। ऑप्शन ए सही है, लेमडा बराबर एच बाई पी, ठीक है। एच प्लांक कांस्टेंट कहलाता है, लेमडा तरंग दैर्घ्य है और पी क्या है, मोमेंटम है, संवेग है, तो लेमडा बराबर क्या हो जाएगा, एच बाई पी, ठीक है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के भूतल स्तर में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग होता है, तो कोणीय संवेग एम भी आर का मान आपको पता होगा, NH/2 पाई के गुणज का होता है, ठीक है। तो H/n का वैल्यू तो नहीं देता है, H/2 पाई, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। H/ कितना, 2 पाई के गुणज का होगा, ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की लाइमन सीरीज पड़ती है औरक्त प्रकाश में, दृश्य प्रकाश में, पराबैंगनी क्षेत्र में, एक्स किरणों के क्षेत्र में, ठीक है जी। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी, ठीक है, अल्ट्रा वायलेट रीजन में, ठीक है। लाइमन सीरीज याद रखेंगे अल्ट्रा वायलेट में रहता है। कभी कभार पूछता है कि दृश्य सीरीज किस में पड़ेगी, तो बाल्मर सीरीज में चली जाती है, ठीक है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की दृश्य सीरीज बाल्मर में चली जाती है और लाइमन सीरीज जो होती है वो अल्ट्रा वायलेट रीजन में जाता है। तो लाइमन का पूछा है तो क्या बताएंगे, लाइमन सीरीज किस में जाएगा, अल्ट्रा वायलेट क्षेत्र में जाता है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, पराबैंगनी क्षेत्र में, ठीक है। लाइमन सीरीज किस में जाएगी, पराबैंगनी क्षेत्र में, सी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। आगे चला जाए। अल्फा कण का आवेश प्रोटॉन के आवेश का कितना गुना होता है, ठीक है जी। अल्फा कण का आवेश, क्वेश्चन है कि अल्फा कण का आवेश प्रोटॉन के आवेश का कितना गुना होता है, तो प्रोटॉन के आवेश का कितना होता है, 2 गुना होता है। कैसे होता है, तो ये समझ लिया जाए। आपको पता होगा कि अल्फा पर होता है कितना, 2+ होता है, ठीक है। अल्फा पर कितना होता है, 2+ होता है, अब प्रोटॉन पर कितना होता है, प्लस होता है, ठीक है। तो अल्फा कोण का आवेश जो है प्रोटॉन के 2 गुना है कि ना, प्रोटॉन पर 1 प्लस होता है, अल्फा पर कितना होता है, 2 प्लस होता है। तो अल्फा कोण का आवेश क्या है, प्रोटॉन के 2 गुना होता है, ठीक है जी। तो अल्फा का आवेश प्रोटॉन के आवेश का कितना गुना है, तो प्रोटॉन के आवेश का P+ के कितना है, 2 गुना है, 2+ है, इस पर 1+ इस पर 2+। तो अल्फा का आवेश क्या है, प्रोटॉन के आवेश का 2 गुना है, ठीक है। फिर ना होंगे, प्रोटॉन के आवेश का 2 गुना है, अल्फा का आवेश 2+ होता है, अल्फा पर 2 गुना है। आगे चला जाए। अगला क्वेश्चन है, एक AMU के तुल्य ऊर्जा है। ये पहले भी क्वेश्चन एक बार हमें मिल चुका है। एक AMU, तो एक AMU के तुल्य ऊर्जा है, ऊर्जा एनर्जी पूछा है, ठीक है जी। पहला है 190 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दूसरा है 139 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सी ऑप्शन अभी 913 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और डी है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, डी ऑप्शन सही होगा। एक AMU जो होता है वो याद रखेंगे कितना, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होगा। एक AMU 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चला जाए। सूर्य के विकिरण ऊर्जा का स्रोत क्या है, ये तो 10 क्लास में भी आपको मिल गया होगा। सूर्य के विकिरण ऊर्जा का स्रोत है, ठीक है। तो सूर्य के अंदर जो होता है वो क्या होता है, नाभिकीय विखंडन बिल्कुल नहीं होता है, प्रकाश विद्युत प्रभाव बिल्कुल नहीं, साइक्लोट्रॉन बिल्कुल, नाभिकीय संलयन। सूर्य के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, ठीक है, नाभिकीय संलयन होता है और सूर्य के अंदर ऊर्जा का कारण भी नाभिकीय संलयन है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, नाभिकीय संलयन, ठीक है। आगे क्वेश्चन, पी टाइप सेमीकंडक्टर विद्युत रूप में होता है
धनात्मक आवेश, उदासीन, ऋणात्मक आवेश, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए पी टाइप पर प्लस चार्ज होता है, सबको पता है। पी टाइप में क्या होता है, प्लस चार्ज होता है। पी टाइप पर चालक रूप में होता है, पी टाइप में क्या होता है भाई, प्लस होता है, ठीक है, ए ऑप्शन सही होगा। पी टाइप में क्या होता है, प्लस ए होता है, ठीक है। पी टाइप में चालक में क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी किसके कारण होती है, पी टाइप में होल के कारण होती है, प्लस के कारण होती है। और एन टाइप में किसके कारण होती है, इलेक्ट्रॉन माइनस के कारण होती है। पी टाइप में प्लस के कारण होती है और एन टाइप में इलेक्ट्रॉन माइनस के कारण होती है। ए ऑप्शन सही होगा पी टाइप में, ठीक है। पी टाइप में चालक विद्युत रूप में होता है कोई चीज धनात्मक आवेशित, पी टाइप में प्लस होता है। जर्मेनियम डायोड का प्रचीर विभव लगभग है, डायमोनियम किसका, जर्मेनियम डायोड का प्रचीर विभव होता है 0.1 वोल्ट, दूसरा है 0.3 वोल्ट, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। 0.3 वोल्ट हो जाएगा। जर्मेनियम डायोड का प्रचीर विभव बैरियर पोटेंशियल जो होता है वो कितना होता है, 0.3 वोल्ट होता है, ठीक है, 0.3 वोल्ट, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये याद रखिएगा 0.3 वोल्ट बैरियर पोटेंशियल पूछा है, 0.3 वोल्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आयाम मॉड्यूलेशन सूचकांक बिल्कुल पेपर के लिए तय है। आयाम मॉड्यूलेशन सूचकांक का मान होता है सदैव 0, बिल्कुल नहीं होगा, 1 से इन्फिनाइट के बीच नहीं होगा, 1 से 0 के बीच, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। आयाम मॉड्यूलेशन सूचकांक का होगा 1 से 0 के बीच होगा, बिल्कुल याद रखिएगा, 1 से 0 के बीच होगा, सी ऑप्शन सही है जी। क्लियर मिल रहा है ये। आयाम मॉड्यूलेशन सूचकांक का मान कितना होगा, 1 से 0 के बीच। आगे चला जाए, एक गोले पर 10 माइक्रोकूलम, एक गोले के ऊपर 10 माइक्रोकूलम आवेश है तो उसकी सतह पर विद्युत फ्लक्स कितना होगा, ठीक है। पहला है 36 पाई 10 के पावर 4, अच्छा 10 है तो 36 पाई 10 के पावर 4 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, सही है, ए ऑप्शन सही है, ठीक है जी। क्या पूछा है, किसका मान, फ्लक्स का मान पूछा है और चार्ज का वैल्यू दे रखा है, ठीक है। तो 10 माइक्रोकूलम है तो उसकी सतह पर विद्युतीय फ्लक्स जो है फाई का मान हमसे पूछा जा रहा है, तो फ्लक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा। फ्लक्स का फॉर्मूला आपको पता होगा क्या, फ्लक्स के लिए आपको E इंटू डी ए पहले इंटेंसिटी पता कर लेना होगा, ठीक है। तो इंटेंसिटी फ्लक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 36 पाई गुणे 10 के पावर 4 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक है। सोल्यूशन के लिए देखिए प्रॉपर टाइम मिलता नहीं है और ऑब्जेक्टिव से तो आप ऐसे ही भाग जाते हो, तो कम से कम बने रहने के लिए हमें थोड़ा फास्ट कर लेना पड़ेगा। प्रेरकत्व तो एल और कोणीय संवेग के गुणनफल की इकाई होती है। देखिए ये क्वेश्चन जो पहले भी हमें मिला था, हमने x बराबर आपको बताया था ओमेगा इंटू एल, और x क्या है, प्रतिघात, तो प्रतिघात का भी मात्रक का होता है। पिछले क्वेश्चन में 6 दिया था, इसका मान शायद तो 6 ओम होगा, यानी सॉरी ओम होगा इसका मात्रक, x दोनों का गुणनफल x होगा और x का मान कितना हो जाएगा, ओम हो जाएगा, ए ऑप्शन सही है, ठीक है। देखिए z का, r का और x का तीनों का मात्रक अगर बात किया जाए तो क्या होगा, ओम ही होगा। प्रतिघात पूछा जाए, प्रतिबाधा पूछा जाए, अभी इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, प्रतिघात पूछा है, तो प्रतिघात प्रतिरोध प्रतिबाधा, प्रतिघात प्रतिरोध प्रतिबाधा, ठीक है, तीनों का मात्रक क्या होगा, ओम ही होता है, ठीक है। ओम आंसर सही हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, किसका मात्रक पूछा है, x का पूछा है, तो x का मात्रक क्या हो जाएगा, ओम हो जाएगा। एक आवर्धक लेंस जिसकी क्षमता 12 डायोप्टर है उसकी आवर्धन क्षमता होगी। एक कांच है, ठीक है, और उसकी क्षमता कितना दे दिया है, 12 डायोप्टर, तो उसकी आवर्धन क्षमता पूछा है। मैग्निफिकेशन पावर पूछा है, एम पूछ रहा है। देखो थोड़ा नया है तो बता दे, तो देखो 1 + d/Fe मैग्निफिकेशन पावर निकालना है, 1 + d यानी कितना, 25 सेंटीमीटर, तो 25 को हम
अगर हम 25 सेंटीमीटर को मीटर में बदल दें तो 25 को मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग देंगे तो क्या रिजल्ट बनेगा 0.25 अपॉन एफ निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो एफ का फॉर्मूला आपको पता है कि एफ बराबर क्या होगा 1/p। 1/f का वैल्यू कितना 12 भरेंगे, 1 में 12 से डिवाइड करेंगे आप तो f का वैल्यू यहाँ निकल कर के आएगा 0.08 समथिंग आएगा। दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 1 प्लस ये लगभग 3 अप्रॉक्सीमेट मिलेगा। दोनों को जोड़ने पर 4 आएगा। इसको हल करके जरूर देख लीजिए। f का वैल्यू हमने बता दिया 0 पॉइंट डिवाइड करके देखो 0.08 लगभग आएगा। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। 3 और 1 मिल करके कितना आएगा 4। f का वैल्यू निकालने के लिए 1/p का फॉर्मूला आप लगा दीजिएगा। ठीक है, 1/p। f का वैल्यू यहाँ निकाल दिया 1/p से और p का वैल्यू यहाँ भर दिया, d का वैल्यू भर दिया, डिवाइड कर दिया। f का वैल्यू क्लियर है ना 1/p। फोकस जो होता है पावर के रेसिप्रोकल होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए ऑप्शन सही है जी। 4 आ रहा है, ए ऑप्शन सही है, देख लिया जाए। पहले डी से इसका मान निकाल लेंगे, एफ का मान निकाल लेंगे फिर एम का। तो ए ऑप्शन सही मिला हमें, लगभग 4 मिल रहा है। बूस्टर का नियम है, बहुत बहुत बढ़िया क्वेश्चन बूस्टर का नियम है। म्यू बराबर 10 IP, पहला ही ऑप्शन सही है। बूस्टर का नियम है म्यू बराबर 10 IP। ठीक है, म्यू क्या है अपवर्तनांक है, IP क्या है ध्रुवण कोण। तो ध्रुवण कोण की स्पर्शज्या म्यू के बराबर होती है। बूस्टर का नियम पहला ऑप्शन सही है। आगे चला जाए। किसी विभवमापी के तार की लंबाई बढ़ा दी जाए तो संतुलन बिंदु प्राप्त होगा। पहला ऑप्शन है कम लंबाई पर, दूसरा अधिक लंबाई पर। ठीक है, अगर तार की लंबाई बढ़ा दिया जाए तो संतुलन बिंदु प्राप्त होगा किस पर, अधिक लंबाई के ऊपर। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, अधिक लंबाई के ऊपर। आगे चला जाए। क्वेश्चन है नैंड गेट, द्वारा का मतलब होता है भाई गेट। ठीक है, नैंड गेट का बुलियन गणितज्ञ है तो देखो एंड गेट जो होता है, एंड गेट का होता है बुलियन एक्सप्रेशन A.B। ठीक है, इसी में n लगा दिया गया है। n लगाने का मतलब हो गया कि इसमें नॉट गेट भी लगा दिया है। तो नॉट गेट के लिए हम का देते हैं ऊपर बार दे देते हैं। एंड गेट का A.B वही पर नॉट गेट भी इसके अंदर इंक्लूड कर दिया है तो ऊपर बार लेंगे। A.B बार कहीं मिल जाए तो सही मार देंगे C A.B बार। ठीक है, डॉट किसको लिए बताता है, एंड गेट के लिए बताता है। और नैंड गेट के लिए ऊपर बार लगा देंगे A.B बार। सही ऑप्शन क्या मिल जाएगा C मिलेगा। अगर यही और गेट का होता तो प्लस फंक्शन लेते हम। तो नैंड गेट का क्या हो जाएगा A.B बार। ठीक है, C ऑप्शन सही मिल रहा है। ठीक है, इस पर एक क्वेश्चन तो फिक्स रहेगा कि गेट के ऊपर जौन बा एक समतल तरंगाग्र निम्न में से किसका भाग है। ठीक है, एक समतल तरंगाग्र किसका भाग है, गोलीय तरंगाग्र का, बेलनाकार तरंगाग्र का। ए और बी दोनों बिल्कुल सही है। समतल तरंगाग्र जो है दोनों का भाग होगा, गोलीय तरंगाग्र बेलनाकार तरंगाग्र दोनों का ही भाग होगा। सी ऑप्शन सही है। ठीक है, हाँ जी, क्वेश्चन आ गया फिगर वाला। निम्नलिखित में तारांकित परिपथ का आउटपुट क्या होगा। तो पहले ही जानना पड़ेगा कि ई गेट कौन सा गेट है। तो ई गेट है हमारा एंड गेट। कौन सी एंड गेट, एंड गेट होई गेट है। देखिए इसमें जौन बा इसे चिन्ह बनाना चाहिए था इसको। ई है नॉट गेट। ठीक है, तो एंड गेट का साइन हम पहले दे देते हैं। एंड गेट में क्या आएगा, एंड गेट का हो जाएगा A.B वही में लग गया है नॉट तो हई हो जाएगा बार। अभी ये क्वेश्चन आया हुआ था, नैंड गेट का सिंबल बना था एंड गेट और नॉट गेट। तो एंड गेट का क्या बताया अभी हमने आपको A.B। ये तो हो गया एंड गेट का। और नॉट गेट है तो बार लग जाएगा, कहीं दिख रहा होगा तो सही हो जाएगा A बार B बार, यानी डी ऑप्शन सही बनता है। ठीक है जी, क्या हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा A.B बार, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ साइन होना चाहिए था,
y बराबर क्या हो जाएगा, एंड गेट और नॉट गेट दोनों मिला करके, एंड गेट का a डॉट बी और नॉट गेट का बार, y बराबर क्या मिलेगा, a डॉट बी बार। ठीक है, आगे चला जाए। अगर प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ तथा जल में 2 × 10⁸ हो तो उसका कोणीय क्रांतिक कोण क्या होना चाहिए, उसका क्रांतिक कोण क्या होना चाहिए। हमारे पास 4 ऑप्शन दिख रहे हैं भाई, 4 ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, इसके लिए सॉल्यूशन करना पड़ेगा। तो साइन पहला है 3/2, इसके अपोजिट होगा भाई कोई ऑप्शन 3/2, 2/3 सही आंसर हो जाएगा डी। साइन इनवर्स कितना है 2/3। ठीक है, हमने देखा था कि आपको मीडियम याद होना चाहिए कि वाटर में स्पीड कितना है, वाटर में 3 × 10⁸ और इसके अंदर वाटर में है कितना, एयर में है 2 × 10⁻, कितना, पहले एयर की बात हो जाए तो एयर में कितना है 2 × 10⁻, कितना 8, और वाटर में है कितना 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी साइन इनवर्स 2/3 हो जाएगा। ठीक है, एयर का कितना 3 × 10⁸ और वाटर का 2 × 10⁸। ठीक है, डी ऑप्शन सही बन रहा है, डी ऑप्शन सही बन रहा है। अबिंदुकता दूर करने के लिए कौन सा लेंस इस्तेमाल किया जाता है, ये तो 10 क्लास का क्वेश्चन है। अबिंदुकता दूर करने के लिए हम बेलनाकार लेंस का इस्तेमाल करते हैं भाई, ये सबको पता होगा, बेलनाकार लेंस का इस्तेमाल किया जाता है, बेलनाकार लेंस का इस्तेमाल किया जाता है, सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अवतल लेंस का इस्तेमाल तो हम लोग करते हैं निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए, उत्तल का दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए होता है, अवतल का इस्तेमाल निकट दृष्टि दोष के लिए, उत्तल का उपयोग करते हैं दूर दृष्टि के लिए, और अबिंदुकता दूर करने के लिए उपयोग करेंगे कौन सा लेंस, बेलनाकार। ये किसके लिए आता है, निकट दृष्टि दोष के लिए आता है, ये किसके लिए आता है, दूर दृष्टि दोष के लिए आता है। ठीक है, याद रखिएगा, ये 10 क्लास का क्वेश्चन आपको याद भी होगा। कांच के किस रंग का अपवर्तनांक अधिक होता है, कांच के लिए किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होगा, मतलब कौन रंग सबसे ज़्यादा मुड़ती है। तो प्रिज्म में आपको पता है कि प्रिज्म में ऐसे लाइट चलता है तो सबसे नीचवा कौन आती है, बैगनी कलर हो जाएगा। किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक है, सबसे अधिक कौन मुड़ता है, बैगनी, और सबसे कम मुड़ता कौन है, वो होगा लाल। ठीक है, तो बैगनी का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। ठीक है, बैगनी का अपवर्तनांक माने मुड़ाव सबसे ज़्यादा किसका होता है, बैगनी का। ठीक है, तो किसका जो है स्पीड बहुत कम होता है। व्यक्तिकरण फ्रिंजों की चौड़ाई होती है तरंगदैर्घ्य के समानुपाती, बिल्कुल पहला ही ऑप्शन सही है। आपको पता होगा फ्रिंज की चौड़ाई बीटा बराबर क्या होता है, फार्मूला n λ/d, n λ/ कितना d। तो n λ का मतलब क्या हुआ, तरंगदैर्घ्य। तो बीटा जो है वो तरंगदैर्घ्य के समानुपाती है, बटा के ऊपर है तो समानुपाती होगा ना। तो फ्रिंज की चौड़ाई जो होती है वो तरंगदैर्घ्य के समानुपाती होता है, चौड़ाई बीटा तरंगदैर्घ्य के समानुपाती होती है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ये इसके समानुपाती होता है। ठीक है, चौड़ाई तरंगदैर्घ्य के समानुपाती होती है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। फार्मूला से समझिएगा, विद्युत क्षेत्र तथा अनुगमन वेग डायरेक्ट वेलोसिटी E तथा VD हो तो संचालकता यानी कंडक्टिविटी होती है। ठीक है, तो संचालकता जो होती है वो VD डायरेक्ट वेलोसिटी और इंटेंसिटी का रेशियो होता है, याद रखिएगा, बी ऑप्शन सही होगा। डायरेक्ट वेलोसिटी और इंटेंसिटी का रेशियो बनता है। कंडक्टिविटी जो होती है यानी म्यू, कंडक्टिविटी जो होती है यानी म्यू किसके बराबर होती है, डायरेक्ट वेलोसिटी अपॉन इंटेंसिटी के बराबर होती है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, म्यू का मान पूछा है, VD अपॉन E होता है। ठीक है,
LCR परिपथ में ऊर्जा, LCR परिपथ में, यहाँ देखना है, फोकस करना है क्वेश्चन के ऊपर। इसी परिपथ में LCR में ऊर्जा क्षय होता है, LCR में ऊर्जा क्षय होता है। प्रतिरोध में, भाई कंफ्यूज हो कुछ क्वेश्चन को लेकर, प्रतिरोध में यानी किसमें, रेजिस्टेंस में, प्रेरक में, इंडक्टर्स में, संधारित्र में, ठीक है, ठीक है। LCR परिपथ में ऊर्जा का जो क्षय होता है, L का मतलब इंडक्टर, C मीन्स कैपेसिटर और R मीन्स रजिस्टर, इसमें ऊर्जा क्षय होता है किसके कारण होगा, A प्रतिरोध के कारण, A ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, A ऑप्शन सही होगा, प्रतिरोध के कारण, R के कारण। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन था, खत्म हो गया, ठीक है। 2 मार्क्स के लिए जो आगे देखा जाएगा।